हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश के ये ईयर आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। साथ ही साथ आपने अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट किए हैं आप उन सभी को अचीव भी कर पाए। सो इन्हीं सब गुड विशेस के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस ईयर के फर्स्ट सेशन को, जिसके अंदर आज हम NTSE 2020-21 के हरियाणा स्टेट के स्टेज 1 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट MWP023 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ट्राइंगल ABC में AB और AC 10 सेंटीमीटर के बराबर है, BC 12 सेंटीमीटर के बराबर है, P and Q मिड पॉइंट्स है AB और AC के PM और RN परपेंडिकुलर है SQ के ऊपर और BS रेशियो SR रेशियो RC इक्वल है 1:2:1 के। तो हमें लेंथ बतानी है MN की। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने PQ, PS और QR को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पता है कि BC 12 सेंटीमीटर है और BS रेशियो SR रेशियो RC 1:2:1 में है। तो यहाँ पे BS हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, SR हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर और RC हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया K। तो अगर BC पूरी 12 सेंटीमीटर है और AK हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो मतलब BK की वैल्यू हो जाएगी 6 और KC की भी वैल्यू हो जाएगी 6। अब मुझे पता है कि P और Q मिड पॉइंट है तो ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABK एंड ट्राइंगल PBS में यहाँ पे PB अपॉन AB किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे 5/10 के, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 के। सिमिलरली अगर मैं BS अपॉन BK की वैल्यू आपसे पूछता हूँ तो ये हो जाएगी 3/6 के इक्वल, जो कि आ जाएगा 1/2 के। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारा ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल PBS इक्वल होगा हमारा एंगल ABK के, जो कि है थीटा। तो मतलब इन तीनों अजम्पशंस का यूज करके मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABK सिमिलर है हमारा ट्राइंगल PBS के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। और सिमिलरली हमारा ट्राइंगल QRC भी सिमिलर होगा हमारे ट्राइंगल AKC के बाय SAS सिमिलैरिटी। तो देखो अगर आप ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 5, ये है 3 और ये है 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारी जो PS है वो हो जाएगी 4 और सिमिलरली QR भी हो जाएगी हमारी 4 के ही इक्वल। अगर अब मैं आपसे कहूं कि SQR ट्राइंगल में आप मुझे SQ की वैल्यू बताओ तो SQ किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये इक्वल आ जाएगा SR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के, और ये इक्वल हो जाएगा 2√13 सेंटीमीटर के। तो मतलब हमारे SQ की वैल्यू कितनी आ गई, 2√13 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि पीछे अभी हमने SQ की वैल्यू निकाली है 2√13 सेंटीमीटर, और अगर अब मैं आपसे एरिया ऑफ PQRS पूछूं तो आप कहोगे वो इक्वल होगा 6 × 4, इट मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और अगर अब मैं आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS और एरिया ऑफ ट्राइंगल QSR पूछूं तो आप कहोगे वो 24 का आधा हो जाएगा, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ PQS आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब कि बेस SQ और हाइट PM डिवाइडेड बाय 2, जो कि इक्वल आ जाएगा 12 के। तो यहाँ से SQ की वैल्यू पुट करेंगे 2√13 इंटू PM डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से PM की वैल्यू आ जाएगी 12/√13
जो कि सिमिलर होगी हमारे आर एन के। तो अगर अब आप ट्राइंगल पी एस एम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ से एस एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी एस स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर के। तो यहाँ से पी एस स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर हो जाएगा हमारा 12 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 13। अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 13 और ये इक्वल आ जाएगा 16 इंटू 4 अपॉन 13 और ये इक्वल हो जाएगा एस एम स्क्वायर के। अगर अब मैं यहाँ से एस एम की वैल्यू निकालता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगी 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 13। तो ये इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन रूट 13 के। तो मतलब हमारे एस एम की वैल्यू आ चुकी है 8 अपॉन रूट 13। अगर हम यही सेम चीज़ क्यू एन के लिए करते हैं तो हमारे क्यू एन की भी वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट 13। अगर अब मुझे एम एन की वैल्यू निकालनी है तो वो इक्वल होगी एस क्यू माइनस एस एम प्लस क्यू एन के। तो एस क्यू है हमारा 2 रूट 13 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 8 अपॉन रूट 13। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 2 रूट 13 माइनस 16 अपॉन रूट 13 और ये इक्वल हो जाएगा 26 माइनस 16 डिवाइडेड बाय रूट 13। तो मतलब हमारे एम एन की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन रूट 13 के, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O हैव रेडियाई 15 and 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट A on the bigger circle tangents AB and AC are drawn to the smaller circle at B and C respectively. Intersecting bigger circles at D and E respectively, OF is perpendicular to DE at F. The length of OF is. तो देखो अब इस पूरी स्टेटमेंट को यूज करके अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। तो देखो यहाँ से ए से दो टेंजेंट जा रहे हैं ए बी एंड ए सी, जो छोटे वाले सर्कल को बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ डी और ई पे बड़े वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं। ओ एफ परपेंडिकुलर है हमारा डी ई के। तो देखो अगर अब मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, मतलब ए ओ बी ओ डी ओ सी ओ और ई ओ को आपस में ज्वाइन कर दूं तो देखो ये दोनों तो हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ये हमारा हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। ये हमारा AO हो जाएगा बड़े वाले का रेडियस 15, ये भी हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। OF मुझे निकालनी है तो मैं इसे x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो अगर ये राइट ट्राइंगल है तो BD हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली AB भी हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसी तरह AC भी आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर एंड CE भी आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अगर मैं DF की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 225 माइनस एक्स स्क्वायर और FE भी आ जाएगा हमारा अंडर द रूट 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने इसे y मान लिया और इसे भी y मान लिया, तो मतलब हमारे DE की वैल्यू हो जाएगी थोड़ी देर के लिए 2y के इक्वल। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के सभी वर्टेक्स इस सर्कल के ऊपर हैं। मैंने मान लिया कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं A, B और C, सर्कल का सेंटर है O और मैंने मान लिया ये रेडियस है R। तो देखो इस कंडीशन में जो ये सर्कल बनता है इसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल और ये जो रेडियस होता है इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस। तो देखो इस कंडीशन में जो सर्कम रेडियस की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है A इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू डेल, जहां पे डेल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ADE के लिए अगर मैं इसे यूज करूंगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 24, B की वैल्यू आ जाएगी 24 और C की वैल्यू आ जाएगी 2y। सिमिलरली हमारा हाइट हो जाएगा 15 प्लस एक्स। देखो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 15 प्लस एक्स और उसके बाद अगर मैं r की बात करूं तो देखो ये बड़े वाला r निकलेगा, तो r की वैल्यू है हमारी 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल की वैल्यू निकालूं तो r हो जाएगा हमारा 15, a की वैल्यू 24 इंटू बी की वैल्यू 24 इंटू सी हो जाएगा हमारा 2y डिवाइडेड बाय 4 इंटू
डेल होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा हाफ बेस है हमारा 2y इंटू हाइट कितना है हमारा 15 प्लस x। तो देखो ये 2y से 2y कट जाएगा, ये इससे 2 टाइम पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो देखो अब इस 15 प्लस x को मैं वहां भेजता हूं तो ये हो जाएगा 15 प्लस x इंटू 5 और ये आ जाएगा 24 इंटू 4 के इक्वल। ये हो जाएगा 75 प्लस 5x इज इक्वल टू 96। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 21 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, जहां पे AX इक्वल है 1/3 ऑफ AB, BY इक्वल है 1/3 ऑफ BC एंड CZ इक्वल है 1/3 ऑफ AC। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि यहाँ पे AX अपॉन AB, BY अपॉन BC और CZ अपॉन AC ये तीनों ही 1/3 के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को इससे आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि मान लो हमारे पास हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, A, B और C, ये है हमारा AY और इसकी हाइट है H। अगर अब मैं यहां से आपसे एरिया ऑफ ACY पूछूं तो वो इक्वल आ जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा हमारा CY और हाइट हो जाएगी H। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABY अगर मैं आपसे पूछूं तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा हमारा BY और हाइट हो जाएगी हमारी H। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगा CY अपॉन BY के। तो मतलब हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि जब दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल होती है तो जो उनका एरिया होता है वो उनके बेस के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। तो मतलब एरिया ऑफ ACY अपॉन एरिया ऑफ ABY किसके इक्वल होगा? CY अपॉन BY के। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो CY है वो 2 के रेशियो में है और जो BY है वो 1 के रेशियो में है। अगर अब मैं 2 को थोड़ी देर के लिए 14 लिख लूं और 1 को थोड़ी देर के लिए 7 लिख लूं तब भी ये 2:1 के रेशियो में ही रहेंगे। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ACY है वो 14 है और एरिया ऑफ ABY है वो 7 है हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस से। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि ये हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी तीनों ही साइड 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ये तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। साथ ही साथ ये जो 3 क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं ये तीनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट मान लूं तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया बराबर होते हैं। हमने अभी पीछे ही देखा था कि ABY का एरिया हमने 7 यूनिट माना था, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 5 यूनिट क्योंकि 1 + 5 6 और ये 7 और ABY का पूरा एरिया 7 है। तो देखो अब ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, तो देखो ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 5 10 और एक 11। तो अब इस ACY के एरिया को 14 करना है तो हमें PQR को 3 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब हमने यहां से क्या समझा कि टोटल ABY का एरिया 21 यूनिट्स था जो बराबर होगा √3/4 A²। इट मीन्स 14 × 14 और हमारे से सवाल 3 यूनिट्स की वैल्यू पूछ रहा है तो वो इक्वल आ जाएगा। देखो दोनों तरफ अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 7 3 जा और ये हो जाएगा 7 2 जा, ये 2 से 2 टाइम पे कट जाएगा और ये 2 से 7 टाइम पे कट जाएगा। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 7√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABEDC एक पेंटागन है जहां पे ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BEDC एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है। एक सर्कल पास कर रहा है थ्रू वर्टाइसिस A, E एंड D। तो हमें इस सर्कल की सरकमफ्रेंस बतानी है।
तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, जहां पे ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BEDC एक स्क्वायर है जिसकी साइड मुझे 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये भी हो जाएगी 2, ये भी हो जाएगी 2 और ये भी हो जाएगी 2। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी हो जाएगी 2 और ये भी हो जाएगी 2। अगर अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को y कह दूं तो bx की वैल्यू हो जाएगी 1, ey की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर अब मैं आपसे ax की वैल्यू पूछूं तो पाइथागोरस थ्योरम लग के ax की वैल्यू आ जाएगी √3। अगर मैं आपसे अब xy की वैल्यू पूछूं तो ये आ जाएगी 2 क्योंकि ये BE के पैरेलल है। सिमिलरली अगर मैं अब आपसे ay की वैल्यू पूछूं तो ये आ जाएगी √3 + 2। तो देखो अब मैं अगर AE और AD को ज्वाइन कर दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि AE की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे कि ट्राइंगल AY और E में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि AY है हमारी √3 + 2 सेंटीमीटर, EY है हमारी 1, तो AE की वैल्यू आ जाएगी √3 + 2 का स्क्वायर + 1 अंडर दी रूट। और सिमिलरली हमारे AD की भी वैल्यू यही आ जाएगी। अब अगर मैं ट्राइंगल AED के लिए सरकम रेडियस का फॉर्मूला लगा दूं जो कि इक्वल होता है A × B × C अपॉन में 4 × del, तो यहाँ पे A और B किसके इक्वल है तो आप कहोगे ये इक्वल है अंडर दी रूट √3 + 2 के होल स्क्वायर + 1 के। C हमारा है 2 और H है हमारा √3 + 2 के इक्वल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करता हूँ तो देखो A और B इक्वल है तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर + 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से अपॉन में ये आ जाएगा 4 × हाफ बेस इंटू हाइट √3 + 2 के इक्वल। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम पे कट जाएगा। तो अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर + 1 अपॉन में बचेगा 2 × √3 + 2। अब अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × √3 + 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 × √3 + 2। तो देखो ये एक बार इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 2 अपॉन में 2 प्लस अगर मैं इस वाले पार्ट को रेशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा 1/-2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर √3 - 2। देखो ये हो जाएगा √3 + 2 अपॉन में 2, ये माइनस ये आ जाएगा √3 - 2 अपॉन में 2। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 LCM, ये हो जाएगा √3 + 2 माइनस √3 + 2, √3 से √3 कट गया तो हमारे R की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमसे सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है तो ये आ जाएगा 2πr के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × पाई × 2 जो कि इक्वल आ जाएगा 4π सेंटीमीटर के, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स AB and CD इन अ सर्कल आर ऑफ लेंथ 8 and 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली and the distance between them is 6 centimeter. The chord EF is parallel to AB and CD and midways between them is of length √k where k is equal to। तो देखो अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप फिगर के अंदर देखो तो EF पैरेलल है AB और CD के। अगर मैं इस पॉइंट को O सेंटर मान लूँ सर्कल का और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ हमारी कॉर्ड AB पे और सिमिलरली कॉर्ड CD पे, और इस पॉइंट को अगर मैं x और इस पॉइंट को अगर मैं y बोल दूं तो ax और x भी हो जाएंगे 4 4 और cy और yd हो जाएंगे 6 6। अगर अब मैं CO, EO और AO को आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये तीनों ही होंगे हमारे सर्कल के रेडियस। अगर इस पॉइंट को मैं P कह दूं और अब हमें पता है कि इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस 3 है और सिमिलरली इन दोनों कॉर्ड्स के बीच का भी डिस्टेंस 3 है। और अगर अब मैं यहाँ पे OP को x लेट कर लूँ और मैं आपसे पूछूं कि OX की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे ये इक्वल होगी 3 + x के और OY की वैल्यू इक्वल होगी 3 - x के। अगर अब मैं ट्राइंगल AOX के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा R² = 4² + 3 + x का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर अब मैं
ट्राइंगल COY के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो यहां से ये इक्वल आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2x के, जहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/3 के इक्वल। अगर अब मैं 3 माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/3 जो कि इक्वल आ जाएगा 4/3 के। अगर अब मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 36 प्लस 16/9 जो कि इक्वल आ जाएगा 340/9 के। तो अब मैं यहाँ पे OPE ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये हो जाएगा OE स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू EP स्क्वायर के। तो OE स्क्वायर है हमारा 340/9 माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा EP स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा 340/9 माइनस 16/9 इज इक्वल टू EP स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 315/9 अंडर द रूट इज इक्वल टू EP जो कि इक्वल आ जाएगा EP इज इक्वल टू √35 के। अगर अब मैं यहाँ पे EF की वैल्यू निकालता हूं तो ये इक्वल आ जाएगी ट्वाइस ऑफ √35 और अगर मैं इस 2 को अंदर भेज दूं तो EF की वैल्यू आ जाएगी √140 के जो कि इक्वल थी √k के। तो मतलब यहां से कंपेयर करने पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 के इक्वल, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक ऑक्टाहेड्रल डाई है जिसके फेसेस पर 1 से लेके 8 तक नंबर्स हैं, उसे 3 टाइम थ्रो किया जाता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले 2 थ्रोज में जो नंबर आए हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो तीसरे थ्रो में आए हुए नंबर के इक्वल हो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करूं तो वो निकलेंगे 8 की क्यूब के इक्वल जो आ जाएगा 512 के इक्वल। साथ ही साथ अगर मैं आपसे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम पूछूं तो वो निकलेंगे ये, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे आप कि 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 आ जाएगा। सिमिलरली 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पे टोटल कितने आउटकम बन के आएंगे 20 आउटकम्स। तो मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 20, टोटल है हमारे पास 512। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20/512 जो कि इक्वल आ जाएगा 5/128 के, जो है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको यह सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 28 माइनस 10√3 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू √3। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 माइनस √3 के होल स्क्वायर के। सिमिलरली 7 प्लस 4√3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 के स्क्वायर के। और 16 प्लस 6√7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 प्लस √7 के होल स्क्वायर के। और अब मैं अगर इन तीनों को ही यहाँ पे पुट कर दूं तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन में 3 प्लस √7। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 7/3 प्लस √7। अगर मैं इसे रेशनलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस √7 अपॉन में 3 माइनस √7। और अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7√7 अपॉन में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर। और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 21 माइनस 7√7 अपॉन में 2। तो अब मैं अगर इस 2 को सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस 7/2 इंटू √7 जो कि इक्वल है हमारे a प्लस b √7 के। तो यहां से कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ जाएगी 21/2 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/2 के, जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21/2 माइनस 7/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। इस 21 को मैं लिख सकता हूँ 17 प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 7/2। तो ये हो जाएगा 17, ये आ जाएगा 1/2
तो ये क्या आ जाएगा 17 1/2, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx + c, जिसे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो एक लीनियर पॉलिनोमियल निकल के आएगा, और इस लीनियर पॉलिनोमियल को वापस से अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस से हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 आएगा, और 3 को अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस से 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + dx + 1 को एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि मैंने लेट किया ax + k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैं अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगा ax³ + adx² + ax + kx² + kdx + kk। अगर अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा ax³ + x² कॉमन, ये हो जाएगा ad + kk इक्वल, प्लस यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a + kd, और ये हो जाएगा प्लस में kk इक्वल, जो कि आ जाएगा ax³ + bx + ck इक्वल। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ही पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट होंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, और यहाँ पे जो x² का कॉफिशिएंट है वो 0 है। इसका मतलब कि ad + k जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, k जो है वो c के इक्वल आ जाएगा, और a + kd यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे b के। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन में k की वैल्यू c पुट कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगा ad + c = 0, और ये आ जाएगा a + cd = bk। अगर अब मैं इस वाली इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी -c/a, और अगर मैं इसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a + c × -c/a = bk। तो ये हो जाएगा a - c²/a = b, और इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a² - c² = a × bk, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारे इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हमें कितनी इक्वेशन दी हुई है, तो आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन कितनी है हमारे पास, एक। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे वेरिएबल है m, n, थीटा, इट मीन्स हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो देखो एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हो गए हमारे, आप कहोगे 2। तो ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना 2, इन्हें मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो m को मैंने यहाँ पे 1 और n को मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और अब मैं इस वाली इक्वेशन में अगर m और n को पुट कर दूं तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 5/13 के इक्वल। तो अगर अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लूं तो ये हो जाएगा थीटा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13, और ये नीचे वाला आ जाएगा 12। तो अगर अब मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा sec² थीटा - tan² थीटा, नीचे है sec थीटा - tan थीटा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा sec थीटा + tan थीटा के इक्वल। तो इट मीन्स ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, sec थीटा + tan थीटा माइनस ये 1/cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -sec थीटा के, और ये दोनों कट जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा tan थीटा के, और हमारे ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12 के इक्वल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1 + 2, तो 3 बन जाएगा ऊपर, मतलब ये नहीं बनेगा। ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये भी 3 बनेगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 + 2, मतलब कि 6 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ 5/12 चाहिए। और अगर मैं फोर्थ वाले ऑप्शन में इसे पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 अपॉन में ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 2, तो मतलब ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 5/12, जो कि है हमारी tan थीटा की वैल्यू। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला तरीका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे पास इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल दिए होते हैं तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं,
और उसके बाद उसे सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 45। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर है x एंड y और x इज ग्रेटर देन y है, तो मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 45 के इक्वल है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 45 के। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 45 के इक्वल। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23 और y की वैल्यू आ जाएगी 22। सिमिलरली अगर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को मैं इक्वल लिख दूँ 15 इंटू 3 के, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 15 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को अगर मैं 9 इंटू 5 के इक्वल रख दूँ तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 और x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स यहाँ पे कितने पेयर निकले हमारे पास, 3 पेयर्स। तो मतलब हमारे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप से 10 मीटर पर मिनट की रेट से वाटर फ्लो हो रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉनिकल वेसल जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर और डेप्थ 45 सेंटीमीटर है, उससे ये सिलिंड्रिकल पाइप भरने में कितना टाइम लेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा सिलिंड्रिकल पाइप है जिसके अंदर से 10 मीटर पर मिनट की रेट से वाटर फ्लो हो रहा है और ये इस कॉनिकल वेसल को फिल कर रहा है। अगर मैं आपसे इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस पूछूं तो हमें डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन का, इस सर्कल का एरिया आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर अब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया है पाई, और अगर मैं इस हाइट को मतलब 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये सिलिंड्रिकल पाइप 1 मिनट में 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो करता है। अगर अब मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन की तो ये इक्वल आ जाएगा 1/3 पाई 50 इंटू 50 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब के। अब आप यहां पे ध्यान से समझो कि 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब को भरने के लिए 1 मिनट लगता है, तो इतनी वॉल्यूम को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप कहोगे 1/3 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 1000 पाई मिनट। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से ये 15 टाइम पे कट जाएगा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। जब हम 5 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 37.5 मिनट के। तो मतलब हमारा पूरा टाइम कितना लगेगा, 37.5, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये पूरा सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमें वैल्यू बतानी है इस पूरे की। तो देखो यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू, अगर इस सेक थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में, इस नीचे वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मैं अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के अपॉन में, अगर मैं नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 और जो 1 आएगा वो इस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों भी कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2 जो कि इक्वल होता है 0.5 के और ये होगा 0.4 से 0.6 के बीच में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमें इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल दी हुई है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ x से ही डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आप कहोगे 3 के। यहाँ पे ये लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो कि इक्वल होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x के। तो अगर मैं यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 जो कि इक्वल होता है 18 के। और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इट मीन्स 7 के इक्वल। अब मैं ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 18 इंटू 7 माइनस एक्स प्लस 1/x जो कि है 3 तो ये इक्वल आ जाएगा 123 के जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक सिलेंडर के रेडियस को 12 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो इसकी जो वॉल्यूम है वो x सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर रेडियस की जगह पे मैं हाइट को 12 सेंटीमीटर से बढ़ा देता तो इसकी जो वॉल्यूम है वो वापस से ही x सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाती। अगर इसकी ओरिजिनल हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हमें इसका ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का भी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे देखो पहले कि जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पे रेडियस को बढ़ाया गया है तो जो वॉल्यूम होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस को ही बढ़ाया गया है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। सेकंड कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइट को ही बढ़ाया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगी, हाइट के। अगर यहाँ पे मैं v1/v2 की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, r1/r2 के होल स्क्वायर के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे v1/v2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो इक्वल आ जाएगी h1/h2 के। हमें पता है कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू शुरुआत में कितनी थी, h1 की, तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर थी शुरुआत में तो इसकी हाइट, और बढ़ाया कितने से गया है, आप कहोगे 12 सेंटीमीटर से। तो जब मैं 4 में 12 और बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो मतलब v1/v2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के इक्वल। उसके बाद हमें पता है कि दोनों ही कंडीशन में जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो सेम ही हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे भी जो v1/v2 की वैल्यू होगी वो 1/4 ही होगी। r1 को अगर मैं r मान लूँ तो ये हो जाएगा r+12 क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस को कितना बढ़ाया गया है, 12 सेंटीमीटर, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू r/r+12। तो यहाँ से r+12 किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के। तो यहाँ से r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर की। तो अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके इक्वल होता है, 2πr/h के। तो यहाँ पे 2π, r हमने निकाला है 12 और h की वैल्यू हो जाएगी 4 क्योंकि ओरिजिनल पूछ रहा है हमसे। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर हमें ये पूरी एक्सप्रेशन k के इक्वल दी हुई है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का भी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर।
तो आपने ये देखा कि ये दोनों ही एक्सप्रेशन एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो देखो जब भी ऐसी सिमेट्रिकल कंडीशन बनती है तो हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करते हैं कि हम x को y के ही इक्वल रख देते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x और y दोनों को ही 1 के इक्वल रख देता हूं। तो देखो जब मैं यहाँ पे x और y को 1 के इक्वल रखूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2√2 के इक्वल। तो देखो अगर आप ऑप्शंस के अंदर भी x की वैल्यू 1 रख के k की वैल्यू चेक करते हो तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी √2। यहाँ पे अगर आप 1 1 रखते हो तो k की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 4। अगर यहाँ पे 1 1 रख के आप चेक करते हो तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। और अगर आप इस वाले ऑप्शन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख के चेक करते हो k की वैल्यू, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो देखो हमने कैलकुलेट की थी 2√2 और हमारे ऑप्शंस में से भी निकल के आ गई 2√2। इट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक जनरल मेथड से भी बता देता हूँ। तो देखो अब मैं इसे यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूंगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा y की पावर 2 प्लस x की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर 4/3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की पावर 4/3 कॉमन ले लूँ दोनों ही तरफ से तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और ये हो जाएगा अंडर द रूट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं y की पावर 4/3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो अगर मैं ये दोनों टर्म्स पूरे में से ही कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और उसकी होल पावर हो जाएगी 1/2 इंटू ये हो जाएगा अंडर द रूट x की पावर 4/3 प्लस अंडर द रूट y की पावर 4/3। तो देखो अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और उसकी पावर 1/2 इंटू अगर देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर आ जाएगी 1। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और ये ऐड होके आ जाएगा 3/2 जो कि इक्वल है k के। तो देखो अब लास्ट बार अगर मैं ये पावर वहां भेजूंगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और ये 3/2 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा k की पावर 2/3। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाला तरीका भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक एपी में 4th 7th और 10th टर्म जो है उनका जो सम है वो 17 दिया हुआ है और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 14 टर्म्स एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 3 टर्म्स इज 77। अगर kth टर्म हमें 13 दी हुई है तो k की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली तो बनेगी a4 प्लस a7 प्लस a10 जो कि इक्वल दी हुई है 17 के, और दूसरी बन जाएगी s14 माइनस s3 जो कि इक्वल आ जाएगी 77 के। अगर अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 3a प्लस 18d इज इक्वल टू 17 के इक्वल, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 के इक्वल। अगर अब मैं इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और d की वैल्यू आ जाएगी 2/3। हमें a k की वैल्यू दी हुई है 13 तो यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे अगर मैं a और d की वैल्यू लगा के इसे सॉल्व करता हूँ तो k की वैल्यू आ जाएगी 18 जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे AB पैरेलल है DC के, AB 50 सेंटीमीटर, BC 20 और AD 15 सेंटीमीटर है और डिफरेंस बिटवीन DC एंड AB इज अ होल नंबर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताना है। तो देखो अगर अब मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं DC के ऊपर, सिमिलरली अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं DC के ऊपर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के। अगर इतने पार्ट को मैं x
इतने पार्ट को मैं y और इस हाइट को अगर मैं h मान लूं तो मुझे ABCD का एरिया निकालने के लिए x, y और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो इसे फाइंड आउट करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं कि देखो ये जो 15 है इसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पे जो 20 है इसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लूं तो ये आ जाएगा 12, और अगर इस हाइट को अगर मैं 12 ही मान लूं तो देखो ये दोनों 12 हो जाएगी, और इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। यहाँ पे भी मैं इसे लिख देता हूँ 3 इंटू 4। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 को सर्कल कर दिया और यहाँ पे 3 को सर्कल कर दिया। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो कि 5 4, तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 5 4 3 का ट्रिपलेट बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली यही चीज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखो ये है 5, ये है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 16। तो मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो देखो हमने कितनी आसानी से x, y और h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर मैंने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि आ जाएगा 50 प्लस 50 प्लस यहाँ पे 9 प्लस 16 इंटू h, जो कि है हमारी 12। तो ये 2 से कटेगा 6 टाइम पे, और ये आ जाएगा 125 इंटू 6, और ये इक्वल हो जाएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर के, जो कि है हमारे थर्ड ऑप्शन में। तो मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 11 मोर देन द लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स and 15 less than the greatest number among them. If the median of the 3 numbers is 10, then their sum is. तो देखो अब मुझसे तीनों नंबर्स का सम पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि 3 नंबर है x1, x2 और x3। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है x1 और सबसे बड़ा नंबर है x3। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल होगा x1 प्लस 11 के। और सिमिलरली दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल होगा x3 माइनस 15 के। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो मीडियन है वो हमें 10 दिया हुआ है, तो मतलब ये जो x2 है, मतलब कि जो मिडिल टर्म है वो भी 10 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी अगर मैं x2 की वैल्यू 10 और इस वाली इक्वेशन में भी अगर मैं x2 की जगह पे 10 पुट कर दूंगा और इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा ये -2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 23, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा -2x3 प्लस x1 इज इक्वल टू -55। तो अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -55, और ये इक्वल आ जाएगा -x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -32 के, और ये हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 32 के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x2 की भी वैल्यू ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 42। मतलब हमारे पास तीनों नंबर्स का सम किसके इक्वल आया, 42 के इक्वल, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे a -2,3 है और b 5,5 है। पहले इसे x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर इसकी इमेज को y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो हमें फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट्स का सम बताना है। तो देखो अगर अब मैं ए बी को प्लॉट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अगर अब मैं इस ए बी को x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और अगर अब मैं CD को Y के अलोंग रिफ्लेक्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो मतलब हमारी फाइनल इमेज क्या आ जाएगी, हमारी फाइनल इमेज होगी EF, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5,5 एंड 2,-3। तो अगर अब मैं हमारी फाइनल इमेज EF के मिड पॉइंट निकालता हूं तो ये आ जाएंगे -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, -5 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -3/2 एंड -4। अगर अब मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये आ जाएगा -3/2 -4, जो कि इक्वल आ जाएगा -3
-8 डिवाइडेड बाय 2 और ये इक्वल आ जाएगा -11/2 जो कि अल्टीमेटली आ जाएगा -5 1/2 के इक्वल, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड दिस लाइज बिटवीन। तो देखो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, तो सबसे पहले इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ -x + y = 4 और मैं लिख सकता हूँ x + y = 4 जब मैं मोड को ओपन करूंगा। तो देखो अगर इन दोनों ही इक्वेशन में y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो एक बार x हो जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा -4,0 और एक बार आ जाएगा 4,0। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख दूं तो y 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 0,4। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी -x + y = 4 वाली, और ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी x + y = 4 वाली। तो देखो अगर अब मैं हमारी इस वाली इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 रख दूं और एक बार y की वैल्यू 0 रख दूं तो एक पॉइंट तो हो जाएगा हमारा -4,0 और एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,-4/5। और अगर अब मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं तो हमारी इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप कहोगे x + 5y = -4। अगर अब मैं हमारी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं आपस में, मतलब कि x + y = 4 और x + 5y = -4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो मतलब अगर अब मैं इसे भी आगे ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेगी वो पॉइंट होगा हमारा 6,-2। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके तीनों पॉइंट्स हैं 0,4, -4,0 और 6,-2। सो अब मैं इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, तो ये आ जाएगा 1/2 0,4 -40 6,-2 और ये आ जाएगा वापस से 0,4। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस ये हो जाएगा 6 4 24। तो मतलब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि होता है 21 से 25 के बीच में। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमने हमारे हरियाणा स्टेट के भी सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो इस स्लाइड का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पीडीएफ मिलती है वो आपको विद एनोटेशंस मिलती हैं, मतलब कि जो भी सोल्यूशन मैं आपको क्लास के अंदर कराता हूँ उन सोल्यूशंस के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। आप चाहे तो एक बार जाके उसे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट MWP023 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।